नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। 2024 जापानी ग्रां प्री के एक रोमांचक योग्यता सत्र अभी हाल ही में हुआ है। मैक्स वर्स्टापेन हमारे रेड बुल के रेस किंग ने पोल प्राप्त किया है, अपने सहयोगी सर्जियो पेरेज को केवल 6 मिलीसेकंड से बाहर छोड़ते हुए। हालांकि दोनों रेड बुल ड्राइवर्स अपने लंबे दौरों के संबंध में अधिक काम की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। मैक्लारेन ने भी एक मजबूत प्रदर्शन किया है। लैंडो नॉरिस ने तीसरी जगह हासिल की है, जबकि उनके सहयोगी ऑस्कर पिएस्ट्री ने छठी जगह के साथ संघर्ष किया है। फेरारी प्रांसिंग हॉर्स ने काफी मिश्रित पैकेट दिखाया है। चार्ल्स लेक्लर्क और कार्लोस साइंज ने 8वें और 4थे स्थान पर समाप्त किया है। इसके बीच मर्सिडीज, लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल कार में सुधार के साथ जूझ रहे हैं। वे एक मध्यम 7वें और 9वें स्थान पर समाप्त हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन में आस्टन मार्टिन से फर्नांडो अलोंसो ने 5वें स्थान की सुरक्षा की है, जबकि उनके सहयोगी लैंस स्ट्रोल 16वें स्थान पर अवसाद कर रहे हैं। अल्पाइन और हास को कठिन सत्र था, जबकि अल्फाटोरी और विलियम्स को कुछ बाधाएं होने के बावजूद उम्मीद दिखा रही हैं। पिरेली के स्ट्रेटेजी मास्टर्स के अनुसार दौड़ के लिए 2 स्टॉप स्ट्रेटेजी सबसे तेज हुचरवजीक, लेकिन हम कुछ टीमें अपनी स्थिति के आधार पर इस रुझान तो तोड़ सकेंगे। काफी दिच्छी में ना हर कोई नमस्ते, आप असोड़ पा मौजूद कर एंजो हूं। In class, Erishwis Pau. Natterbubber F-Thunge said Jezboth of Rifksangi. Celeste Burtenberg, Clograce, Sucre Praptinon, Contiwim both. It's in left Bolai broth the Heberd. रेड बुल टीम ने निश्चित रूप से क्वालिफाइंग में एक शो पेश किया, क्या नहीं? वर्स्टापेन जैसा कि हमेशा अपने एक गेम पर थे और पोल पोजीशन सुरक्षित कर ली, लेकिन यह आसान नहीं था। उनके सहयोगी पेरेज ने प्रैक्टिस के दौरान उनके पांवों में आग लगा रखी थी और क्वालिफाइंग के दौरान कठिन प्रतियोगिता दी। यह लगभग नेल बाइटिंग फिनिश था, जहां वर्स्टापेन ने सिर्फ छोटे से 60 मिलीसेकंड के अंतर से पेरेज को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सही। ये दोनों एक दूसरे के सामने जाने का दृश्य बहुत खूबसूरत है। पेरेज ने अपनी पिछली क्वालिफाइंग की टकरावों को पीछे छोड़ दिया है, यह स्पष्ट है। वह पोल पोजीशन को पकड़ने के बहुत करीब थे। यह निश्चित रूप से एक रेस में एक रोमांचकारी लड़ाई की उम्मीद को तैयार करता है। वास्तव में अपनी जीत के बावजूद वर्स्टापेन ने लगता है कि उन्हें गाड़ी के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। क्या वह ऐसा नहीं था? उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी लंबी दौड़ों पर काम करने और गाड़ी के संतुलन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह बस ये दिखाता है कि शीर्ष पर भी सुधार के लिए हमेशा जगह होती है। और बिल्कुल सहमत हूं। वर्स्टापेन जानते हैं कि शीर्ष पर बने रहने के लिए संतुष्टि का कोई विकल्प नहीं है। वहीं पेरेज का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन से अंतर को कम कर दिया है। यह रेस कल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। मुझे यकीन है कि प्रशंसकों को खुशी मिलेगी। मैक्लारेन ने इस साल सुजुका में एक धांसू कमबैक किया। क्या आप याद रखते हैं, पिछले साल प्रैक्टिस के दौरान उनकी दौड़ मिश्रित रही थी, लेकिन इस साल उनके दोनों ड्राइवर्स ने Q3 तक पहुंच लिया। नॉरिस ने तो बुल्स को उनकी हद तक पहुंचाया, पहले ग्रिड पर तीसरे स्थान को सुरक्षित किया। हालांकि फॉर्हलवियसन फोर्ट्रे कि उन्होंने अपनी अंतिम उड़ान पर थोड़ा सावधानी पूर्वक खेला। क्या आपको लगता है कि यह सतर्क दृष्टिकोण उनकी रेस में प्रदर्शन को बाधित कर सकता है? यह एक मान्य चिंता है। कभी कभी सतर्क रणनीति एक दोहरी काटनी तलवार हो सकती है। एक ओर यह महंगी गलतियों से बचाती है, लेकिन दूसरी ओर यह अवसरों को छूने का मतलब हो सकता है। नॉरिस के मामले में उन्होंने साबित किया है कि वे एक कुशल ड्राइवर हैं, इसलिए यह संभावित है कि उन्होंने स्थिति का आकलन अच्छी तरह से किया होगा। सच है, लेकिन हम पिएस्ट्री को न भूलें। यह उनका जन्मदिन था, लेकिन जश्नों को शायद थोड़ा ही ध्यान दिया गया क्योंकि उन्होंने 6ठे स्थान पर समाप्त किया। वह अपनी ताल मिलाने में संघर्ष कर रहे हैं, लगता है। यह थोड़ा चिंताजनक है, क्या नहीं? यदि यह आने वाले रेस में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है तो क्या होगा? वास्तव में यह एक वैध चिंता है। पिएस्ट्री खुद इस मुद्दे के बारे में जागरूक दिखते हैं और अपने इंजीनियरों के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं।
ये दिखाता है कि कितनी प्रतिस्पर्धात्मक है ये क्षेत्र, क्योंकि छोटी सी अंतर ग्रिड स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। हालांकि यह अभी तक प्रारंभिक दिन है और चीजें बदल सकती हैं। चलिए आशा करते हैं कि कल की रेस मजेदार हो। सिक्के के दूसरे पक्ष पर हमारे पास फेरारी है। उन्होंने मजबूत शुक्रवार का आनंद लिया था, लेकिन फ्री प्रैक्टिस 3 में उनकी गति खो दी जाने की जानकारी मिली। लेक्लर्क ने एक बेहद निराशाजनक 8वें स्थान पर समाप्त किया, जबकि साइंस ने थ्रॉटल समस्याओं के बावजूद चौथे स्थान को संभाल लिया। लेक्लर्क ने कार की गति के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की है, जो रेस में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। यह एक दृष्टिकोण है, लेकिन एक और परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखें। जबकि लेक्लर्क की असंतोषजनकता समझने योग्य है, ये याद रखें कि उन्होंने क्वालिफाइंग के मुकाबले कार की रेस गति के बारे में काफी आशावादी रहे हैं। हाँ, इस ट्रैक पर ओवरटेकिंग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। एक अच्छी शुरुआत और शायद थोड़ी सी भाग्य के साथ उन्हें कुछ खोए हुए जगह पुनः प्राप्त करने की संभावना है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्वालिफाइंग के दौरान फेरारी का प्रदर्शन थोड़ा ही चिंताजनक था, खासकर जबकि शुक्रवार को वे इतनी मजबूत शुरुआत कर रहे थे। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वे आसानी से इसे रेस में पूरा कर सकेंगे। यही विभिन्न दृष्टिकोणों की सुंदरता है ना। असहमत होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण है कि हम खुले मन से रहें। आप सही, और मैं विभिन्न दृष्टिकोण से कदर ग्रोना। Jetzt ist nicht beschickes dir Halletar. Je vergeben golf the probzord bei with stake tanko. Var je bilkul teeth. The stekwe race me as a moda hinget venue. Mazaribot, je ham e piglen sim moko intement floss. अब एस्टन मार्टिन की ओर आते हैं। सुजुका में उनके ड्राइवर्स के लिए विपरीत भाग्य रहा। अलोंसो ने शानदार दौड़ दी, आसानी से Q3 में पहुंचे और ग्रिड पर इंप्रेसिव 5वीं जगह हासिल की। हालांकि स्ट्रोल के लिए यह कहानी थी, जो अपनी धीमी गति के कारण Q1 में जल्दी ही बाहर हो गए। अब अलोंसो ने कहा है कि हाल के कार अपडेट को उनकी प्रतिस्पर्धा के लिए जोड़ना बहुत जल्दी है। पता है, एक अफवाह फैल रही है कि अलोंसो और स्ट्रोल के बीच प्रदर्शन में अंतर इसलिए था क्योंकि एक गुप्त इंजन अपग्रेड केवल अलोंसो की कार में ही लगाया गया था। अब थोड़ा रुकिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सत्यापित जानकारी पर कायम रह रहे हैं। साजिश थ्योरीज और सत्यापित अफवाहें किसी भी लाभदायक नहीं होती। महत्वपूर्ण है कि हम अपने तथ्यों की जांच करें, जैसे कि आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट या ब्राजील में आधिकारिक F1 प्रसारक बैंड्रांटेस के माध्यम से। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह हम सभी के लिए एक अच्छा स्मरण है कि तत्व जांच की महत्वपूर्णता को लेकर इस तत्वावधान काल में। आइए हमारी चर्चाओं को पुष्टि किए गए तथ्यों और विश्वसनीय दृष्टिकोणों में बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि रेस में अलोंसो और स्ट्रोल के लिए कैसा विकास होता है। अब मर्सिडीज की बात करते हैं। वे सुजुका में एक मिश्रित पैकेज वाले वीकेंड से गुजर रहे हैं। अच्छी तरह से कार को काम करने के लिए तैयार करने के बावजूद किसी भी ड्राइवर ने क्या पूरी तरह से इसका लाभ उठाया नहीं। हैमिल्टन ने 7वें स्थान तक पहुंचा, जबकि उनके सहयोगी रसेल ने पिट लेन में असुरक्षित रिलीज के लिए स्टुअर्ड्स के पास जाने के बाद 9वें स्थान पर समाप्त किया। ऐसा लगता है कि कल मर्सिडीज ड्राइवर्स को एक कठिन रेस का सामना करना पड़ सकता है, क्या नहीं? यकीनन इस ट्रैक पर ओवरटेकिंग करना एक चुनौती हो सकती है। हालांकि हैमिल्टन की उत्साहजनकता संक्रामक है। उनकी बात कार के संतुलन में सुधारों और उनके द्वारा चुनी गई दिशा के बारे में मौजूदा चुनौतियों के बावजूद मुझे आशावादी बनाती है। टायर के घटाव का तत्व हमेशा चीजों को बदल सकता है। बिल्कुल, टायर स्ट्रैटेजी अक्सर इन रेसों में खेल को बदल सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कल सिल्वर एरोज रेस की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। ये एक रोमांचक ग्रां प्री बन रहा है। आगे बढ़ते हुए रसेल ने अपने प्रदर्शन में कुछ निराशा व्यक्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप वह 9वें स्थान पर रह गए हैं। उन्होंने अपने अंतिम दौर में एक छोटी सी गलती को कारण बताया है। हालांकि उन्हें रेस के प्रति आशावादी बनाए रखने का मन है और टायर कटाव और विभिन्न स्ट्रेटेजियों पोटेंशियल गेम चेंजर्स के रूप में देख रहे हैं।
Ithvik economic more scrackny with Kahis. Enzo? बिल्कुल सही। और सकारात्मकता की बात करते हुए मर्सिडीज बेंज मोटरस्पोर्ट के प्रमुख टोटो वोल्फ भी एक चमकदार संकेत देख रहे हैं। यूं तो क्वालिफाइंग के परिणाम इतने बेहतर नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी पंक्ति के साथी तक का अंतर कम करने में कामयाबी हासिल की है। Amarism date. Vermenster worthy spay feeling in. With matches. Sap. बिल्कुल सही, विलियम टर्नर। ये मुझे एक मजाक की याद दिलाता है। रेस कार चालक कभी छुपाई छिपाई क्यों नहीं खेलते हैं? मुझे नहीं पता क्यों नहीं। Greenev Gamasano Treyar Hotern छुपने की अच्छी किस्मत का है। हाँ क्या? Ha! Badaye Enzo. Newanzla. अब गियर तब्दील करते हैं। हमने देखा है कि रिकियार्डो ने बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि उन्होंने केवल एक बाल की दूरी से Q3 में छूट दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ने अपने परिणामों के बारे में मिश्रित भावनाएं व्यक्त की हैं, जिससे उन्होंने उत्साह और परेशानी दोनों का इशारा किया है। For some in Nexonia, इस तरह का खेल संतुष्टि और बेहतर इनाम की इच्छा की एक सतत ठटक की व्याख्या था। आप सही हैं। रिकियार्डो की कल के लिए आशावाद दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि अंक हासिल करना संभव है और वे अपनी नजरें शीर्ष 10 पर स्थापित कर रहे हैं। उच्च लक्ष्य निश्चित आईची हिस्सा अंथा। बिल्कुल सही। दूसरी ओर उनके से टीममेट सुनोडा ने दूसरे सत्र के लिए Q3 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। ये युवा जापानी रेसर आत्मविश्वास की लहर पर सफर जो वास्तव में देखने लायक। वास्तव में इत्सम विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हो सकी जो एक रेस के विकास में महत्वपूर्ण होती। वास्तव में जापानी ग्रां प्री रोमांचकारी बन रही है। चलिए इंतजार करें और देखें कि डाइस कैसे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास यूकी त्सुनोडा है, जो अपनी टीम से प्राप्त समर्थन और मेंटरशिप के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वह अभी भी कल के रेस में शीर्ष 10 में समाप्ति का लक्ष्य रख रहे हैं, जो उन्होंने अभी तक यहां प्राप्त नहीं किया है। ऐसी परिश्रमशील टेक्नोलॉजी like this from networks और सर्की है से 6 member आप अनबोह लिंगर सकता। उस बात पर रेसिंग निदेशक एलन परमेने ने भी उभरते हुए दिखाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर किया है, जिन्हें टीम और ड्राइवर्स ने अपने पैकेज को अधिकतम करने के लिए किया है। नया फ्लोर अपग्रेड सफलतापूर्वक लग रहा है। ये बिना किसी दोष के काम कर रहा है और ये रेस में जाने के लिए एक पूर्ण सकारात्मक। वास्तव में अब हम ध्यान निको हुल्केनबर्ग की ओर बदलें, जो कम फर्क के साथ क्यू को छोड़ दिया है, लेकिन अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। उन्होंने एक साफ क्वालिफाइंग सत्र चलाया और कार के पैकेज का सबसे अधिक फायदा उठाया। एक साफ सत्र और कार को इसकी the size mates रिठेया sensitivity केमलिंग फारी। बिल्कुल, और वह रेस में काफी आशावादी दिख रहे हैं। वह अपनी P-TAF पद को सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं, जो इस चरण में आप क्या मांग सकते हैं। टीम हास की ओर बढ़ते हुए केविन मैग्नुसेन 18वें स्थान से प्रारंभ कर रहे हैं, ने क्वालिफाइंग के लिए कार में की गई सुधारों को स्वीकार किया है। परिवर्तनों के बावजूद उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें अभी भी गति की कमी महसूस हो रही है। सुधारों के साथ अगर ड्राइव से काट के लिए उपयुक्त नहीं है तो यह कठिन युद्ध हो सकता है। ये सही। हालांकि उन्हें इस रेस में कुछ प्रगति करने के बारे में काफी आशा है। इस सीजन का परफॉर्म रेसिंग सचमुच अपूर्व होती है, परिस्थितियों में किसी भी पर बदल सकती। बिल्कुल सही। टीम प्रिंसिपल अयाओ कोमात्सु के कहने के अनुसार केविन के सेटअप में हुए बदलावों को सकारात्मक माना जा रहा है। निको के Q1 और Q2 रन्स को भी बहुत प्रशंसा की गई। टीम सॉबर की ओर ध्यान देते हुए पोटास ने अपनी कार के प्रदर्शन से संतुष्टि व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वह इसे सकारात्मक प्रगति का संकेत मान रहे हैं। एक छोटी सी बात करने के लिए हम जो जानकारी चर्चा कर रहे हैं वह बेकी हार्ट द्वारा लिखित एक लेख से है, जो 7 अप्रैल 2024 को वन वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था।
ये एक विश्वसनीय स्रोत है। फॉर्मूला 1 की आधिकारिक वेबसाइट सटीक और समय पर अपडेट करने के लिए अत्यंत विश्वसनीय है, लेकिन हमेशा की तरह आपको किसी भी जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के लिए जांच करना अच्छा अभ्यास है। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में सत्यापन करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब पत्रकारिता के मामले में। अब चलिए चर्चा में वापस आते हैं। जो गुआन्यू के लिए एक कठिन दिन था ना, उन्होंने अपने आज के प्रदर्शन के साथ कुछ निराशा व्यक्त की, जिसे वे अंतिम प्रैक्टिस सत्र के दौरान एक तकनीकी समस्या के कारण तैयारी की कमी के रूप में जोड़ रहे हैं। ये मुझे पिछले साल एक रेस की याद दिलाता है, जहां एक समान परिस्थिति हुई थी और ड्राइवर ने रेस में इसे बदल दिया था। वास्तव में अप्रत्याशित घटनाएं ड्राइवर के प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार बात है, कई साल पहले एक स्थानीय कार्टिंग रेस के दौरान मुझे कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। प्रैक्टिस के दौरान तकनीकी खराबी के कारण मुझे ग्रिड के पीछे से शुरू करना पड़ा, लेकिन मैं रेस के दौरान ऊपर जाने का काम कर पाया। यही वजह है जो इस खेल को उत्तेजक बनाती है। आप कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। चूंकि आपको आश्चर्यजनक बातों की बात कर रहे हैं, टीम प्रतिनिधि अलेसांद्रो अलुन्नी ब्रावी ने आज के क्वालिफाइंग सत्र के बारे में मिश्रित भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने बोटास के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जो Q3 में लगभग पहुंचने के करीब थे, लेकिन जो गुआन्यू के क्वालिफाइंग सत्र पर निराशा व्यक्त की। तैयारी वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जब वह विच्छेदित हो जाती है तो ये काफी पीछे हटाव हो सकता है। हालांकि उनकी आशावादी और कल कुछ स्थानों को वापस पाने की संभावना के बारे में सुनना दिलासा देने वाला है। और मुझे लगता है कि ये खेल की सुंदरता है। चाहे दिन कैसा भी खत्म हो जाए, हमेशा एक नया दिन आने की उम्मीद होती है, एक नई रेस को सामने लेने की और नए चुनौतियों को पार करने की। ऑफिस में अलेक्स अल्बॉन के लिए भी एक कठिन दिन लगता है। उसकी टिप्पणियों से तनाव की भावना प्रतिध्वनित हो रही है, खासकर उसकी टायर प्रबंधन की समस्या के संबंध में, जो आक्रामक ट्रैक के कारण हो रही है। टायर प्रबंधन वास्तव में एक चुनौती पहलू हो सकता है, विशेष रूप से जब ट्रैक इतना मांग कर रहा होता है। यह एक संतुलित कार्य है, जहां गति के लिए दबाव बनाए रखने और टायर को आवश्यक रूप से चलाने के बीच एक नाजुक संतुलन की जरूरत होती है। लगता है लोगन सार्जेंट ने भी अपने हिस्से के कई बाधाओं का सामना किया है। कल के दुर्घटना के बाद उन्होंने आज की क्वालिफाइंग के दौरान एक अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि रनिंग की सीमित मात्रा के बावजूद। वास्तव में वह क्यू से 1.5 दशमलव दूर थे, जो ग्रिड की प्रस्फुटता को दिखाता है। यह सराहनीय है कि वह कैसे वापस आए। वाहन प्रदर्शन के मुख्य अधिकारी डेव रॉबसन आज की उत्पादकता से संतुष्ट दिखते हैं। दोनों ड्राइवर्स ने FP3 में अपनी योजनाबद्ध कार्यक्रम पूरा किया और क्वालिफाइंग से पहले अपनी कारों को समायोजित करने में सक्षम रहे। Rima, en hadden abdesges winde ju forlatt, og si ist kamst jo passiv, itsen i swemma, et fjudaha. Min metske bendu ita. आज की प्रदर्शनों का समीक्षण करते हुए डेव रॉबसन ने ड्राइवर्स द्वारा सामना किए गए चुनौतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने देखा कि दोनों ड्राइवर्स को एकल क्वालिफाइंग लैप पर भी टायर्स को प्रबंधित करना कठिन था। इसलिए ऐसा लगता है कि कल की रेस एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वे गति और अपघटन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। हाँ, टायर प्रबंधन कल की रेस का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, खासकर सूखे और गर्म मौसम के पूर्वानुमान के मद्देनजर। देखने में दिलचस्प होगा कि ड्राइवर्स इन स्थितियों के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं। अल्पाइन की बात करते हैं। उन्होंने कुछ अपरेड के कार्य ऊंची उम्मीदों के साथ आए। एस्टेबान ओकॉन के द्वारा Q1 से बाहर निकलना दूसरे सीधे रेस के लिए एक ही शुरुआत थी। हालांकि उन्हें Q2 सेगमेंट में शीर्ष 10 में प्रवेश करने में समस्या थी। वास्तव में ओकॉन का प्रदर्शन संभावनाओं की झलक दिखा रहा है। आइए आशा करते हैं कि टीम इसका लाभ उठा सके और अधिक सुधार कर सके। हालात से पियर गैसली इसके पीछे नहीं छिके। उन्होंने Q1 धक्कों की समस्या की शिकायत की। ऐसा लगता है कि कल की रेस कैरिड होने से इतने पियर से शुद्ध खींच। बेशक ग्रिड के पीछे से शुरुआत करना अद्वितीय चुनौतियों का सामना कराता है।
ओवरटेकिंग के अवसर अल्प हो सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए कौशल और भाग्य दोनों की बहुत जरूरत होती है। अपने प्रदर्शन का समीक्षण करने Reliver och gaslig du Gusri push juries ascending south to Fort Newth. नावंकी उसके बाद उन्हें बहुत सारी स्लाइडिंग दिखाई दी और शायद पीछे के टायर गर्म हो गए। उन्होंने अपने क्यून से बाहर जाने पर निराशा व्यक्त की और स्वीकार किया कि उन्हें वहां की कमी के क्षेत्रों की विश्लेषण और समझ की आवश्यकता है। टीम प्रिंसिपल ब्रूनो फामिन स्वीकार करते हैं कि उनके लिए अपग्रेड्स उम्मीद के अनुसार काम कर रहे हैं। हालांकि उनके निर्भर स्टेप था बॉबिंगवेल हर सारा थिन काम है। रिसुधारने उत्सुक हैं, खासकर टायर वार्म अप और प्रबंधन में। क्या आपको एक उदाहरण देने के लिए चाहिए कि ऐसे रेस में टायर वार्म अप और प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? जरूर, यहाँ एक उदाहरण है। जब एक गाड़ी पिट स्टॉप के बाद नई टायर्स के साथ वापस रेस पर जाती है तो टायर्स ठंडे होते हैं। ठंडे टायर्स पर गाड़ी को शुरू करने के बाद टायर्स को उचित तापमान तक गर्म करने में समय लगता है। इस समय के दौरान टायर्स अच्छी ग्रिप और संपर्क प्रदान करने में कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे गाड़ी का नियंत्रण खो सकता है और ओवरस्टीर हो सकता है। इसलिए टायर्स को उचित तापमान पर गर्म करना और उन्हें प्रबंधित रखना गाड़ी के प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। टायर वार्म अप का मतलब होता है टायर्स को उनके आदर्श संचालन तापमान तक पहुंचाना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ट्रैक पर टायर्स का ग्रिप मजबूत होता है। एक अच्छा उदाहरण रेस की शुरुआत में हो सकता है। एक उचित टायर वार्म अप से सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक सॉलिड शुरुआत होती है, जबकि खराब टायर वार्म अप से ड्राइवर को तेजी से लाइन से निकलने में संघर्ष करना पड़ सकता है। और टायर प्रबंधन के बारे में क्या है? टायर प्रबंधन टायरों की उम्र और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित होता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि टायरों की सही देखभाल और प्रबंधन से उनकी लंबाई बढ़ती है और उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। टायर प्रबंधन में शामिल हो सकते हैं टायर की देखभाल, टायर दबाव, टायर के तापमान का नियंत्रण और टायर के उचित उपयोग के लिए ट्रैक पर चालक के तरीकों का चयन। एक उदाहरण के रूप में टायर प्रबंधन रेस के दौरान टायरों के विपरीत ग्रिप और प्रदर्शन को कम करने से बचाता है, जिससे टायरों की मृत्यु ठप हो। इसमें संचालन बेहतर। टायर प्रबंधन का मतलब होता है अच्छी गति बनाए रखते हुए अपने टायरों की संरक्षण करना। उदाहरण के लिए कभी कभी ड्राइवर को टायरों की उम्र बढ़ाने के लिए सतर्कता से चलना पड़ सकता है। यह आमतौर पर ऐसे रेस में देखा जाता है जहां पिट स्टॉप वक्त संग्रहित होते हैं और आपको स्थानों को खो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए पिरेली के मोटरस्पोर्ट निदेशक मारियो इसोला ने दावा किया है कि पिछले साल की रेस की तुलना में ठंडी मौसम की स्थिति के बावजूद अब घटना अभी भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए 2 स्टॉप रणनीति सबसे तेज विकल्प के रूप में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि वर्तमान पीढ़ी की कारें एक कार के पास आते समय अस्थिरता का अधिक सामना कर रही हैं, जिससे ओवरटेकिंग और भी जटिल हो रहा है। जब उन्होंने कहा है एक कार के पास आते समय अस्थिरता, तो इसका मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी की कारें दूसरी कार के पास आते समय स्थिरता की कमी का सामना कर रही हैं। इसका परिणाम स्वरूप जब एक कार दूसरी कार के पीछे आती है तो उसे ओवरटेक करना और जटिल हो जाता है। ये मतलब है कि वाहनों के बीच की दूरी को कम करने के समय वाहनों की स्थिरता पर अधिक ध्यान देना होगा। यह एक कार के आगे उत्पन्न वायुमंडलिक अशांति से संबंधित है। जब एक और कार नजदीक आती है तो इस अशांति की वायु निम्न दबाव कार को डाउनफोर्स खोने का कारण बना सकती है, जिससे पकड़ कम हो जाती है और इस प्रकार ड्राइवर को नियंत्रण बनाए रखना और ओवरटेकिंग कार्य को करना कठिन हो जाता है। इसे गंदी हवा प्रभाव भी कहा जाता है। पहले से अंत तक यह एक रोचक रेस बन रही है। मौसम ट्रैक की 34 besturde hässamika stuck and with Rex Degoti. ये निश्चित रूप से एक युक्तिकारी विषय होगा। मुझे देखने में रुचि है कि टीमें अपने पिट स्टॉप की योजना कैसे बनाती हैं और अपने टायर का प्रबंधन कैसे करती हैं, छोड़कर ट्रैक पर ड्राइवर द्वंद्वों की बात तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। ये वाकई ड्राइवर कौशल, टीम की योजना और कार के प्रदर्शन का असली परीक्षण होने वाला है।
सुजुका में वर्स्टापेन द्वारा गति तय करने से लेकर हैमिल्टन द्वारा जापान में मर्सिडीज के लिए साल के सबसे अच्छे सत्र की प्रशंसा करने तक बहुत कुछ हो रहा है। वास्तव में। और हम सुजुका में हुए क्वालिफाइंग को भी न भूलें, जहां वर्स्टापेन ने सिर्फ आधा 10वां सेकंड के अंतर से पेरेज को पछाड़ दिया। यह वास्तव में दिखाता है कि इस मौसम में प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है। ये सही है। ये छोटी छोटी अंतराल ही हैं जो फार्मूला 1 की दुनिया में सब बदल देते हैं। ये सब पर निर्भर करता है सटीकता, समयबद्धता और सीमाओं को अत्यधिक धकेलने के बारे में। विलियम, क्या आपको जापानी ग्रां प्री के बारे में ऑनलाइन चर्चा का एक नजरिया मिला है? फैंस की प्रतिक्रिया कैसी है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक चर्चा धारा है जिसमें बात की जा रही है 2024 जापानी ग्रां प्री के क्वालिफाइंग सत्र के बारे में। उपयोगकर्ता F1 बॉट ने सत्र के समय, स्थान और लैप रिकॉर्ड जैसे सभी महत्वपूर्ण विवरणों की व्याख्या की है। काफी व्यापक गाइड है, मैं कहना चाहूंगा। और कमेंट सेक्शन में क्यों और जोड़। सोनी लाइफ ने अलोंसो और स्ट्रोल के बीच आश्चर्यजनक स्थान अंतर पर टिप्पणी की है। उद्धरण: अलोंसो P2, स्ट्रोल P6। मुझे पता है आप अपने बेटे लॉरेंस से प्यार करते हैं, लेकिन चलो यार। थोड़ा शरारती है ना? यूजर Nameless73973 ने सुझाव दिया है कि स्ट्रोल की स्थिति निर्माणकर्ताओं की लड़ाई में रणनीतिक चाल हो सकती है। उन्होंने कहा, सच्चाई के लिए यह एस्टन को निर्माणकर्ताओं में नीचे धकेलता है, जिससे उन्हें अधिक संगणकीय तरंग विज्ञान और हवा गुफा का समय मिलता है, जिससे नंदो को लाभ होता है। अनुद्धरण: वहां दियोर्स सिद्धांत। फिर हैं कार्निवोरस, जिन्होंने टीम के साथियों के बीच तुलना खींची है। उन्होंने लिखा है, दो साथी की कहानी, अलोंसो अंदर, स्ट्रोल बाहर, ओकॉन अंदर, गैसली बाहर, बोटास अंदर, जो बाहर, हुल्केनबर्ग अंदर, मैग्नसन बाहर, अल्बोन अंदर, सार्जेंट बाहर। ये काफी अवलोकनीय आपकी आंगुरित ऑर्डर में थी। हाँ, यहाँ एक मजेदार टिप्पणी है जेट 98 की। उन्होंने मजाक किया है, साल है 2088, सबकी कारों के ऊपर विशालकाय होलोग्राफिक ड्राइवर नाम लटकते हैं। क्रॉफ्टी अभी भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं पहचान पा रहे हैं। स्पष्ट है कि इन ऑनलाइन चर्चाओं में हास्य की कोई कमी नहीं है। इससे हम F1 के लिए जज्बा के एक और उत्साहजनक एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, पिछले रेस के उत्साह और दुर्घटनाओं को विश्लेषण किया है और आपके विचार सुने हैं। हमें आपसे सुनने में बड़ा आनंद होता है, इसलिए अपनी टिप्पणियां छोड़ना न भूलें और हमारी सामग्री को अपने साथी फार्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें। याद रखें, हर लाइक, शेयर, टिप्पणी हमें आपको पसंद की और सामग्री लॉर्स बुक मदद करती है। और याद रखें, हम यहाँ घड़ी की तरह काम करते हैं। हम हर एकल दिन आपके कानों में वापस आते हैं, फार्मूला 1 की दुनिया को एक चक्कर करके विश्लेषण करते हैं, समय की बात करते हैं। अगले ग्रां प्री के लिए अब तक का समय बस रहा है। कौन मेरे जितना उत्साहित है? मैं इंतजार नहीं कर सकता कि देखूं कि क्या होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सहभागिता और साथीपना की कद्र करते हैं। हम अगले एपिसोड के लिए आपको फिर से हमारे साथ देखने से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम स्वापसमा होने से पहले हमारी कैच फ्रेज याद रखें। मैट पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाएंगे हमारे चांसेस फिर सोनी तुलना में। अब तक दोस्तों।